कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। दोस्तों, कल देश के अंदर इस मुद्दे पर इतना बवाल हुआ कि पूरे दिन जो है ये अखबारों में छाया रहा पूरा टॉपिक यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये एक ऐसा मुद्दा बना रहा जिसके बारे में बार बार बात की जा रही थी कि सामान्य नागरिक संहिता क्या है ये। तो इसके बारे में बहुत तसल्ली में बहुत सारी बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि कुछ दिनों पहले भी ये डिस्कस किया था, पर लेकिन आज का एंगल जो रहेगा वो बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बातें बताऊंगा। इसी के साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के बारे में, तो बहुत सारी और बातें निकल कर आती हैं कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ को कैसे लेकर चलती है, क्यों इस तरीके से देखा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ को इस तरीके से देखती है कि ये हमारे ऊपर एक तरीका कोई प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर हमारे संविधान निर्माताओं ने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 जो है ये डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी कि पार्ट 4 में ही क्यों रखा है भाई? इसको पार्ट 3 में क्यों नहीं रखा? इसके ऊपर भी मैं आप लोगों से अभी बातें करने वाला हूं। और आज तक ये डिबेट डिस्कशन क्यों चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या बोलता है और हमारी सरकार जो है वो इसके बारे में क्या सोचती है, ये सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। और आखिर ये इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों डिस्कस किया जाता है ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा है यार, ठीक है। तो इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को अच्छे से। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग यूसीसी बोलते हो, यूसीसी को आप लोगों को यह याद रखना है कि संविधान में डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में रखा गया है। डीपीएसपी एक ऐसा प्रावधान है संविधान के अंदर में जिसको अगर इंप्लीमेंट न किया जाए तो आप लोग कोर्ट के अंदर में नहीं जा सकते हैं। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि फंडामेंटल राइट का अगर कोई आप लोग हनन कर दे तो आप लोग आर्टिकल 32 का हवाला देकर बोल सकते हो कि भाई साहब हमारे अधिकारों का हनन हो गया है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का जो आप लोग अधिकार देखने को मिलते हैं उनका हनन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट साहब हमको न्याय दो। सुप्रीम कोर्ट को न्याय देना पड़ेगा, क्योंकि इसको इन्फोर्स करने के लिए आर्टिकल 32 यानी कि 32 अनुच्छेद का इस्तेमाल किया जाता है। पर लेकिन डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो इसलिए यहां पर आप लोगों को यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड में लेकर चलूंगा। बाकी बेसिक चीजें तो यहां पर लिखी हुई है कि आर्टिकल 44 में ये कहां पर रखा गया, पार्ट 4 के अंदर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनाई गई थी। ये वैसे तो कमेटी जो है ये फंडामेंटल राइट के लिए थी यहां पर ये, ठीक है, पर इसने डिसाइड किया कि यूसीसी जो है वो एक तरीके से फंडामेंटल राइट के साथ में कुछ करता ही नहीं है। तो नथिंग विद स्कोप ऑफ द फंडामेंटल राइट यानी कि डिबेट डिस्कशन चल रहा था। सोचो अगर इसको फंडामेंटल राइट के साथ में रख देते पार्ट 3 के अंदर में, तो आज तक ये इंप्लीमेंट हो चुका होता।
पर लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी डाइवर्स सोसाइटी है यार हमारी। हम ना अलग अलग तरीके की एक सोसाइटी में लोग रहते हैं हम। तो यहाँ पर कोई किसी रिलीजन को फॉलो करता है, कोई किसी चीज़ को फॉलो करता है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि क्यों ना सबको एक छाते के नीचे लेकर आ जाए। पर लेकिन जब डिबेट डिस्कशन करना स्टार्ट किया तो ये बातें जो हैं बातें ही रह गई, क्योंकि ये लगने लगा कि अगर इसको इंप्लीमेंट कर दिया फिलहाल टाइम पर, जो कम्युनिटी है यहाँ पर कुछ, वो कम्युनिटी जो है वो सदमे में आ जाएगी। उनको ये लगेगा कि हमको फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मुद्दा यहाँ पर देखने को मिला। अभी अगर बात करूं मैं आप लोगों से कुछ मुद्दों के बारे में, जैसे यहां पर बात की जा रही है, यह है बेसिकली नजरुद्दीन अहमद, जो कि वेस्ट बंगाल से आया करते थे। ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। इन्होंने भी यहां पर अपनी बातें बोली। इन्होंने बोला कि आज की डेट में हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 19 ये आप लोगों को फ्रीडम देते हैं, आप लोग जहां पर चाहे जाकर रह सकते हैं, जो चाहे अपना बिजनेस कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बातें करता है। आर्टिकल 25 आप लोगों को राइट टू रिलीजन के बारे में बात करता है। जब ऑलरेडी फंडामेंटल राइट है यहां पर इस मुद्दे पर बात करने के लिए, तो आखिर इसको क्यों हम लोग को पार्ट 3 में रखना है? तो पार्ट 3 में रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो चीज हमारी प्रोटेक्ट की जा रही है। और ये जो चीज एक तरीके से लोगों का बिलीफ है ये, तो क्यों ना इस चीज को आराम आराम से लेकर चला जाए, इसको एकदम फोर्स नहीं किया जाए। तो इसको एक प्रोसीजर के थ्रू यहां पर ग्रेजुअली, एक ऐसा नहीं कि बिना ऐसे ही बस एकदम फटाफट ये इंप्लीमेंट कर दिया। तो कम्युनिटी जो कंसर्न है उनको साथ में लेके, उनका कंसेंट लेके यहां पर एक मिलजुल कर हम लोग इसको इंप्लीमेंट करें। तो यहां पर भी ये बात बोली गई। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें, जो मेंबर थे के.एम. मुंशी, उनके द्वारा तो साफ साफ बोला गया था इसको लेकर। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जा रही है। तो उन्होंने बोला कि सेक्युलर एक तरीके से एक्टिविटी है एक तरीके से हमारे देश के अंदर में। ठीक है, सोसाइटी में रिफॉर्म लेकर हम लोग को आना है, और सारी की सारी महिलाएं जो हैं वो इक्वल हैं, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो। तो फिर उनको यहां पर ये चीजें हम लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, तो उनको ये बेसिकली अधिकार मिलना चाहिए। तो यहां पर इनके द्वारा ये बात बोली गई। पर भीमराव अंबेडकर जी का क्या स्टैंड था, जो कि यहां पर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे? उन्होंने बोला ये प्योरली वॉलेंट्री है, यानी कि स्वेच्छक है। यहां पर ऐसा नहीं कि हम लोग फोर्स करेंगे यहां पर किसी सिटीजन को यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। पर हां, अगर आप लोगों को पता हो, हमारा देश जब आजाद हो गया, भीमराव अंबेडकर जी ने पूरी कोशिश की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो इंप्लीमेंट किया जा सके। और भीमराव अंबेडकर जी ने तो बोला यहां पर उस टाइम पर, आज की डेट में हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट गोवा का उदाहरण लेकर साफ साफ बताता है कि एक साइनिंग एग्जाम्पल है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर सिविल कोड जो दिया गया था ये पुर्तगीज के द्वारा दिया गया था 1867 में, और वहां पर आज की डेट में आप लोग अपना एक कानून फॉलो कर सकते हैं आसानी से, जिसके बेस पर यहां पर सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर? तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद यहां पर इसको अप्रिशिएट किया और इसको सपोर्ट किया। इसी के साथ में एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसको आप लोग जोस पॉल केस के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसमें क्या बोला गया? इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज बोली गई है। इसमें यह बोला गया कि हमारे फाउंडर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आर्टिकल 44 यानी कि 44वां, यानी कि पार्ट 4 के अंदर में ये डीपीएसपी के साथ में डील करता है। तो स्टेट को ये पावर दी गई है कि आप लोग जो है सिटीजन के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से, पर लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो इसीलिए सरकार जो है वो यहां पर इसके ऊपर बात कर रही है। सरकार कह रही है कि जब हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है इसको इंप्लीमेंट कर दो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इसको इंप्लीमेंट कर दो, तो फिर हम इसको इंप्लीमेंट क्यों ना करें, और हम इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? पर लेकिन मुद्दा ये नहीं कि क्यों ना करें, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मुद्दा नहीं होता है। मुद्दा सबसे बड़ा ये होता है कि जब जब पास में इलेक्शन आते हैं, ये चीजें तभी क्यों याद आती हैं, ये चीजें पहले क्यों नहीं याद आती हैं? बस ये एक मुद्दा यहां पर देखने को मिलता है। वरना यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं ना कहीं हमारे संविधान निर्माताओं ने जब सोचा था तो इसका मतलब पॉजिटिव तो हो गई, पर लेकिन इसकी डेट में पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इस पे वोट बैंक इसके ऊपर सेकने लगती है। ये मुद्दा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट कह रही है इसको इंप्लीमेंट कर दे, अपोजिशन कह रही है यहां पर कि नहीं, इसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। कल को यही अपोजिशन सरकार में आकर बैठेगी, कह देगी इसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, और जो आज कह रहे हैं इंप्लीमेंट करने के लिए बोलने लगे हम तो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ये कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। पर सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जो जजमेंट आए हैं उसमें सब में बोला गया कि भाई साहब इसको इंप्लीमेंट कर दो, और ये इंप्लीमेंट करना जो है इससे कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर में काफी सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा। एक तरीके से महिलाओं को सबको इक्वल ट्रीटमेंट यहां पर किया जाएगा, जो कि आज की डेट में देखने को नहीं मिलता है। तो ये पॉजिटिव चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है। 1954 में इसके ऊपर काम किया गया कि इसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, इसी के चलते यहां पर काफी लार्ज स्केल पर बहुत सारी बातें चली। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बार बार इसके ऊपर डिसीजन दिए। इवन राजीव गांधी जी ने यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की। साहबानो केस है यहां पर उसकी वजह से कंडीशन जो है खराब हो गई, फिर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के द्वारा भी 2003 में इस चीज को सपोर्ट किया गया कि यार हाँ ये होना चाहिए।
तो यानी कि होना तो चाहिए, पर लेकिन क्या सब इसको सपोर्ट करेंगे? तो कई बार यहां पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में यहां पर ये मुद्दे कई सारे ऐसे हैं जो दबे के दबे रह जाते हैं। सती प्रथा सोसाइटी में एक कुरीति की तरीके से देखी गई थी, उसको भी हटाया गया ना, तो फिर जब उसको हटाया जा सकता है समाज को सुधारने के लिए, महिलाओं की कंडीशन को सुधारने के लिए, तो फिर यहां पर इसको क्यों नहीं हटाया जा सकता? तो इसके बारे में भी